दोस्तों, यदि आपने सीटेट पेपर 2 का फॉर्म फिल किया है सोशल साइंस विषय से, तो आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 6, 7, 8 की आपको सोशल साइंस कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी की किताबों से ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस में ये तो सुना होगा कि बस आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कैसे पढ़ना है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। ये लेटेस्ट है, 2023-24 की पुस्तक है, उसी से हम आपको चीज़ें कवर कराएंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपडेट हो गई हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। क्लास 6 की पॉलिटी का पहला चैप्टर है यहाँ पर विविधता की समझ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कि हमारे भारत में कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो विविधता देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर 3 फिगर बनाए गए हैं, तीनों में कुछ ना कुछ विविधता है और आपसे कहा जा रहा है कि आप चौथा फिगर बनाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ विविधता देखने को मिलेगी। हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती। प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके काम की बात। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं कहानी के रूप में कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो इन पॉइंट्स को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे ध्यान से सुने या फिर नोट डाउन करते चलें। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख जो चैप्टर है, इससे लद्दाख जो टॉपिक है, इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं कहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहा जा रहा है रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अब देखिए, इतनी लाइन से कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कैसे दे देगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन आपसे दे देगा कि लद्दाख में व्यापार के लिए लोग आते थे या लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है। दूसरा दे देगा कि यहाँ पर अच्छी घाटियाँ नहीं हैं। ठीक है, तीसरा दे देगा इन घाटियों से गुजरकर पूर्व एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो मध्य एशिया जो यहाँ पर दिया गया है, इसको पूर्व एशिया दे करके ऑप्शन आपसे गलत करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि तिब्बत जो है वर्तमान में, इसको पहले हम किस नाम से जानते थे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, उसे आज क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न दे देगा कि मध्य एशिया के काफिले जिस इलाके में पहुंचते थे उसे किस नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ क्या क्या लेकर के चलते थे, मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर के चलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है कि किस रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के हिसाब से लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि लद्दाख को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के बारे में गलत है या सही है। ऐसे देकर के 4 ऑप्शन इसी में से बना सकता है। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि लद्दाख के अंतर्गत कब इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। तो लगभग 400 साल पहले। अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि जो तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा, ये कहाँ प्रचलित है। ठीक है, सेम ऑप्शन दे सकता है पंजाब, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो आप क्या लगाएंगे, लद्दाख लगाएंगे। उसके स्थानीय
रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि केसर सागा जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन दे सकता है वहां पर तिब्बत, ठीक है, और ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते। तो आपको ध्यान रखना है तिब्बत का ग्रंथ है, प्रचलित कहाँ है, लद्दाख में। अब तिब्बत के बारे में आपने पढ़ा ही है इससे पहले कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें यहाँ पर लद्दाख के बारे में दी गई हैं। लद्दाख यहाँ पर हमने पहले आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जिनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। कैसा इलाका है, तो पहाड़ियों वाला एक रेगिस्तानी इलाका है। इस तरीके से पहाड़ आपको आसपास देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यापार होता है, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर पेड़ कम उग पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बारिश नहीं होती है। तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। सीटेट पेपर 1 में भी पश्मीना शॉल, इससे एक प्रश्न पूछा गया है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो दो प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि मुख्यतः कहाँ पर पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, तो कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले यहाँ पर कि लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन मिलता है। या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पश्मीना ऊन जो होता है ये किससे संबंधित है, तो पश्मीना ऊन जो है ये लद्दाख से संबंधित है, लेकिन जो बुनाई का काम होता है मुख्यतः कश्मीर में होता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। तो पूछ सकता है कि लद्दाख के लोगों का भोजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दूध से बने पदार्थ, मक्खन, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और यॉक होते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी मिली। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पश्मीना शॉल बनाई जा रही है यहाँ पर, कहाँ, कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। बुनाई का काम ज़्यादा कहाँ होता है प्रमुखता से, कश्मीर में। लेकिन जो ऊन वाली जो ये कह सकते हैं जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है वो इलाका कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। किससे मिलती है ये पश्मीना ऊन, बकरी होती है, ठीक है। ऑप्शन में आपको भेड़ भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ये खास किस्म की बकरी होती है जिससे पश्मीना ऊन निकलती है। बात करेंगे केरल के बारे में। कहा जा रहा है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। कैसे प्रश्न बनता है, ऐसे आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, समझ ही में नहीं आ रहा है प्रश्न कैसे बनेगा, तो कैसे प्रश्न पूछेगा। दिया होगा केरल जो है भारत के डैश 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 कोने में बसा हुआ राज्य है। ऑप्शन दे देगा दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या फिर दक्षिण पूर्व। तो आपको ध्यान रखना है केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। दूसरा प्रश्न दे देगा केरल एक तरफ डैश 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 से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ डैश 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 से। तो एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, यानी केरल जो है यहाँ अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको पहाड़ियाँ और समुद्र सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन लोग व्यापारी केरल आए, तो अरबी और यहूदी केरल आए। आई थिंक ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ है। तो ध्यान रखना है ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे, संत थॉमस। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि संत थॉमस किसके धर्मदूत थे, तो
ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस। कब आए थे? 2000 साल पहले। कहाँ आए थे? केरल में। अब अगला प्रश्न बनता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। तो इब्न बतूता कब आए थे केरल? लगभग 700 साल पहले। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। प्रश्न बन सकता है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत थी यहाँ यानी केरल में? तो इब्न बतूता का यह कहना था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुसलमानों के जीवन का जो है समुदाय यहाँ उनकी बड़ी इज्जत थी। बात करते हैं आगे क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, मछली पकड़ने का चीनी जाल बिछाया गया है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विविध धर्मों का पालन करते हैं। तो केरल में कौन कौन से धर्मों का पालन किया जाता है? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जिससे वो मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट जरूरी नहीं कि एक लाइन में प्रश्न पूछ ले, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो कूट वाले ज़्यादा आ रहे हैं या कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो कथन निष्कर्ष यानी रीजन, तर्क और कारण वाले भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको जब फैक्ट पता होगा तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो चीन के व्यापारी केरल आए थे, मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको उन्होंने क्या कहा? तो चीना वाला कहा। तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल किया गया उनको उन्होंने क्या कहा? चीना चट्टी कहा। चीन शब्द इस ओर की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि केरल में कौन सी फसल के लिए जमीन और जलवायु उपयुक्त है? तो केरल में चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। केरल के लोगों का भोजन आपसे सीटेट पेपर 1 में भी कई बार पूछा गया है और पेपर 2 में भी कूट बना करके पूछा जा सकता है। तो केरल के लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। ठीक है, ये नाव प्रतियोगिता भी केरल में ही होती है। आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहां लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि लद्दाख में पश्मीना, ठीक है, पश्मीना शॉल बनती जो विशेष प्रकार की बकरी की खाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए। और केरल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर मसालों की खेती अधिक होती है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक दूसरे से जाना जाता है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इधर भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट वाली लाइन आपको देखना है। यहाँ से देखते हैं, विविधता में एकता क्या कहा जा रहा है? भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों
के लोग शामिल थे, ये आपको पता ही है, और एकजुट होकर के आंदोलन किया था। तो यहाँ पर भी आपकी परीक्षा के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। हाँ, ये आपसे पूछे जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किससे संबंधित है, तो भारतीय जन नाट्य संघ से संबंधित हैं। पंक्तियाँ क्या हैं? दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि अगर प्रश्न आ जाए कि ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। ऐसे भी दे सकता है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में कक्षा 6 की किताब में ये पंक्तियाँ दी गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, तो भारतीय जन नाट्य संघ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे बात करते हैं, और ये जो गीत है, ये जो आपने पढ़ा है, ये वाला गीत, ये जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं, कहाँ से ली गई हैं, ये हमने आपको बताया। और ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर के सभा कर रहे थे। महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। बहुत लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? ठीक है, यहाँ पर जानती गलत नहीं लिखा हुआ है, इस संबंध में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया गया है, हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकारने की भावना है। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला ये कि भारत की खोज किसकी पुस्तक है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। दूसरी ये जो लाइन दी गई है, जिन्होंने इन्होंने जो कहा, ये पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनेकता में एकता का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे शब्दों में लिखे। तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।